नमस्कार, मैं ईप्शा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं विभा जी से और जानने वाले हैं उनके बारे में। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में उनके 40 साल रहे, वहाँ की जर्नी कैसी रही और उसके बाद में किस तरीके से ट्रांजिशन उन्होंने किया, कुछ नई चीज़ें वो कर रही हैं, किस तरीके से जो मोड़ उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या आए हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करें और हम लोग को बताएं। तो सबसे पहले विभा मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने बिजी शेड्यूल में आप थोड़ा सा समय दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैम पहले कुछ अपने बारे में बताइए और कैसे ये जर्नी स्टार्ट किया उसके बारे में बताइए। सभी को मेरा नमस्ते, खुश इवनिंग। थैंक यू सो मच ईप्शा कि आप आज मेरे साथ इस कॉन्वर्सेशन में हैं और आपके साथ बहुत मज़ा आएगा ये बातें करने में। तो जैसा कि आपने पूछा कि ये जर्नी हमने कैसे शुरू करी, मेरी पैदाइश लखनऊ शहर की ही है और मेरी अपब्रिंगिंग स्टडी सब कुछ लखनऊ में ही हुई। और जब हम अपने फाइनल ईयर मास्टर्स में थे और उसके इमीडिएटली बाद 2-3 साल, आई एम टॉकिंग ऑफ 87, 88, 89, वो ज़माना था कि नेशनल लिटरेसी मिशन आया था इंडिया में और ये था कि एक पढ़ें एक पढ़ाएं। तो उसमें हम भी कुछ इन्वॉल्व हो गए थे, छोटे छोटे गली मोहल्ले में जैसे बच्चों को पढ़ाने की चीज़ें होती हैं। तो वो मेरी एंट्री हो गई थी सोशल वर्क के सेक्टर में। उसके बाद हमने इसी फील्ड में जॉब्स करी फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। लखनऊ में करी जॉब, दिल्ली में करी, फिर यूनाइटेड नेशंस की जॉब हमें मिली तो हम जयपुर पोस्टेड थे, वहाँ रहे। उसके बाद 3 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देहरादून रहे, फिर दिल्ली रहे। तो और मेरा जो मेन लाइन ऑफ वर्किंग था वो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का था इन द डोमेन्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, जिसमें कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन, गवर्नेंस, ये मेन थीम्स थे हमारे जिस पे हमने वर्क किया इन डिफरेंट एजेंसीज के साथ। तो बेसिकली हमने 5 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। सो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी एज ए वॉलंटियर और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स में रहे। फिर हमने ट्रांजिशन किया 2010 में। और जो ट्रांजिशन का रीज़न, जैसे आपने पूछा कि क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों किया, तो उसका कारण ये था कि जब हमने इन इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ काम किया, रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे रहे, बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट्स थे जो डिज़ाइन करे थे, इम्प्लीमेंट करते थे एज ए स्टेट डायरेक्टर, एज प्रोग्राम हेड। तो इस प्रोसेस में हमने सोशल सेक्टर का गुड एंड बैड देखा और बहुत नज़दीक से देखा, क्योंकि हमने जर्नी शुरू करी थी अपने एज ए वॉलंटियर। उसके बाद हम लोकल पेपर्स में लिखते भी थे उस समय, हिंदी इंग्लिश दोनों में, स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया में जब लखनऊ में थे। तो जब बहुत नज़दीक से सोशल सेक्टर का गुड एंड बैड देखा तो मेरे अंदर एक कोई चीज़ थी जो हमें बहुत तकलीफ देती थी। हालांकि काम सोशल वर्क का था, बहुत सेटिस्फाइंग काम था, शायद कुछ इम्पैक्ट भी ला पा रहे थे जिन प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे थे, जिन टीम्स को लीड कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई, बहुत क्लोजली मेरे सामने आई, जो हमें बहुत तकलीफ देती थी कि अगर सोशल सेक्टर में ये हो रहा है फिर तो सोशल सेक्टर कोई बंद हो जाना चाहिए, ऐसी हमें फीलिंग होती थी। सो देन उस समय फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम किसी और के लिए नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है इप्शा, चाहे किसी एनजीओ का हेड हो, चाहे यूएन का हेड हो, चाहे कोक या पेप्सी के हेड हो, या कोई गवर्नमेंट में हो, अल्टीमेटली इट इज ह्यूमंस, इट इज लीडर्स दैट मेक द डिफरेंस। हमें लगा कि हम लोगों के साथ काम करते हैं, क्यों ना ऐसे लीडर्स, ऐसे लोगों के साथ काम किया जाए जिनके अगर थोड़ा सा आप स्टीयर कर दो, सो देन दे शाइन एज लीडर्स, नॉट ओनली शाइन, दे वर्क विद एथिक्स। तो इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के फिर हमने अपना काम शुरू किया और ये ट्रांजिशन मेरा हुआ है 2010 में। और उसके बाद से मतलब हमने फुल टाइम जॉब्स अपनी छोड़ दी थी और हमने अलग अलग इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए जिसके बारे में आगे आपको बताते जाएंगे। मैम आपका एक बहुत यूनिक फैसिलिटेशन का वो है, जो मैंने खुद भी वो वर्कशॉप अटेंड किया हुआ है और वो बहुत पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि मैंने अटेंड किया है तो मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को भी बताइए कि उसमें क्या वो यूनिकनेस है और कैसे आपने उसको शुरू करने की सोची। मेरा फेवरेट क्वेश्चन आपने पूछ लिया। तो इसमें क्या हुआ इप्शा कि जब हम जॉब्स में रहते थे, एज यू नो, आप भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, रिट्रीट्स के लिए भेजे जाते हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन
उन ट्रेनिंग्स में क्या होता था कि देयर वाज समथिंग मिसिंग। और 2007 में हम जब जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्टाफ थे, आई वाज लीडिंग देयर हेल्थ कम्युनिकेशंस प्रोग्राम इन इंडिया एज पार्ट ऑफ विस्तार प्रोजेक्ट। तो जब उस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बड़ी 2-3 यूनिक मेथड सीखे फैसिलिटेशन के और ट्रेनिंग के। और इसके थोड़ा समय पहले हमने एक मेथड सीखा था अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। सो जो कि हमें बहुत पावरफुल लगा। दिस वाज नॉट अ रन ऑफ द मिल ट्रेनिंग मेथड, दिस वाज समथिंग डीपर टू कनेक्ट विद ह्यूमंस। सो अप्रिशिएटिव इंक्वायरी में मेरी एंकरिंग थी, ग्राउंडिंग थी, और साथ में हमने कुछ और 2-3 फैसिलिटेशन के यूनिक मेथड सीखे। इसमें से एक मेथड तो इतना इंटरेस्टिंग था कि जब हमने उसकी ट्रेनिंग अटेंड करी, ये जेन्युइन कॉन्टैक्ट प्रोग्राम की ट्रेनिंग थी, तो जब ट्रेनिंग अटेंड करी दिल्ली में तो हमें लगा कि जो हमने भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, भगवत गीता की जो कोर टीचिंग्स हैं, वही तो इस मेथड के थ्रू हो रही हैं। तो दैट वाज एन आहा मोमेंट फॉर मी कि इस मेथड के थ्रू हम वर्क प्लेस में भगवत गीता के प्रिंसिपल्स ला सकते हैं विदाउट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। तो मेरे लिए वो आहा मोमेंट था। एंड देन नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड टू लीव माय जॉब एंड आई डिड द फुल कोर्स in that particular method with Genuine Contact Group, and then I became the first one in India to lead and offer that course. So उस process में मेरे 2-3 courses हमने attend किए जो कि बहुत ही यूनिक थे। यूनिक इस सेंस में थे इप्शा कि वो खाली लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम नहीं करती हैं ये processes and method, they go deeper. They tap emotional intelligence of people. They also tap spiritual intelligence of people. So मेरे को ये बहुत ही empowering लगा, at the same time इतना इफेक्टिव लगा कि इसके थ्रू तो हम रियली जो भी सोशल वर्क के चेंज की प्रोसेस है उसको और हम डीपन करा सकते हैं फ्रॉम द पीपल हु आर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोसेस, नो मैनेजर्स, लीडर्स, प्रोग्राम लीडर्स, उनके थ्रू। सो हमने फिर अपना क्रिएट किया ऑर्गेनाइजेशन और उसके थ्रू फिर हमने ये कोर्सेज ऑफर्स करना शुरू किया इंडिया में भी और बाहर भी एज ए फैसिलिटेटर। मैम इसमें कुछ स्पेस की बात आप करते हो, वो क्या है? जी, और मतलब मैंने जब खुद अटेंड किया था तो जो आप इमोशनल उसकी बात कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ के 2 लोग तो रोने लग गए थे, इवन मैं खुद मैंने वो चीज को फील किया था। और तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ठीक है, सो पहले हम आपका स्पेस वाला रिस्पॉन्ड करते हैं। सो एक फैसिलिटेशन का मेथड होता है ओपन स्पेस टेक्नोलॉजी। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मेथड व्हेन यू हैव अ burning issue, a complex issue to be discussed within the organization or as a network or as a community. You have a diverse group of people, मतलब बहुत अलग अलग हायरार्की के आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कोई इश्यू है और आप लोगों का पैशन इग्नाइट करना चाहते हो और आप लोगों से सोल्यूशन चाहते हो। ये नहीं कि बाहर से आकर के इम्पोज कर दिया कि इस प्रॉब्लम का तो ये सोल्यूशन है, जो टिपिकल होता है काफी सारी ट्रेनिंग्स में। तो उससे बिल्कुल हट के था ओपन स्पेस मेथोडोलॉजी। तो जब हमने ये सीखी तो फिर इसको हमने स्टार्ट करना शुरू किया और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। जो अभी हम भगवत गीता का रेफरेंस दे रहे थे वो इसी से रिलेटेड है। सो पहला प्रिंसिपल है whosoever come are the right people। मतलब अगर आपने कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है तो उसमें जो लोग आ रहे हैं वही सही लोग हैं। दूसरा प्रिंसिपल है whatever happens is the only thing that could have, मतलब जो उस वर्कशॉप में हो रहा है वही होना था। तीसरा है whenever it starts is the right time, कि जब वो शुरू होती है वर्कशॉप या प्रक्रिया वही उसका सही समय है। चौथा प्रिंसिपल है when it is over it is over, कि जब वो खत्म होनी है तभी खत्म होगी। तो इन नटशेल ये आपको डिटैचमेंट सिखाता है कि एज ए फैसिलिटेटर, एज ए लीडर ये बहुत जरूरी है कि अपनी 100% प्रिपरेशन करें। मतलब ये आपको अपने कर्म से भागने की शिक्षा नहीं दे रहा है, आपको अपना कर्म करना है। उस सिचुएशन में अगर आप लीडर हैं, आप सीईओ हैं, आप फैसिलिटेटर हैं, तो आपको अपनी तैयारी हर तरीके से करनी है। राइट फ्रॉम इन्वाइटिंग whatever government officials, other stakeholders, preparing the venues, everything. But the moment you open the space, then you let everything go. And ये बहुत ही empowering है, ये बहुत डिटैचमेंट बहुत इजीली आ जाता है इसके थ्रू। बहुत डीप है। मतलब ये जो 4 आपने स्टेटमेंट लिए हैं ये मतलब इतने डीप हैं कि अभी जो वर्कशॉप है वो इतनी काम रहता है, मतलब इतना पीस, और वो जो जितना समय आप बिताते हो उस वर्कशॉप के लिए वो आपको अंदर से टच करता है। जो इंटीग्रल फैसिलिटेशन है, अभी हमारा नाम दिया हुआ इंटीग्रल फैसिलिटेशन, तो जो आपने भी उसका 1 डे सेशन अटेंड किया था अक्टूबर में, तो उसमें इप्शा क्या होता है कि लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड
See, as human beings, we are not just the body or mind. समस्या क्या है कि हम में से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी यही सोच करके बिता देते हैं कि हमारा एक ये शरीर है जिसको हमें खिलाना पिलाना है, एक्सरसाइज करनी है, योग आसन करने हैं, और हमारा एक मस्तिष्क है, माइंड है, जिसको हमें पढ़ना है, हमें डिग्री लेनी है, हमें किसी जॉब में आना है जिससे हमारा माइंड एंगेज रहे। सो आमतौर पे ज्यादातर लोग इसी दो डायमेंशन में जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन वी आर मच मोर देन दैट। सो वी हैव फिजिकल बॉडी, वी हैव माइंड, वी हैव स्पिरिट एंड वी हैव इमोशंस। ये चार चीजें एक होल पर्सन बनाती हैं, दैट इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। Now added to this are two more dimensions. So when we talk of brain, when I mean the biological brain, there are two compartments in the brain, not so much in compartment wise, but broadly speaking. So left brain and right brain, और दोनों के अलग अलग attributes होते हैं और दोनों ही important है। ऐसा नहीं है कि either और लेफ्ट अच्छा है, राइट नहीं अच्छा है, राइट अच्छा है, लेफ्ट नहीं अच्छा है, ऐसा नहीं है। दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दोनों की अपनी स्ट्रेंथ है, और दोनों ही हम एज ह्यूमन बीइंग जब हम फंक्शन करते हैं लाइफ में तो दोनों की यूटिलिटी होती है, दोनों को एंगेज किया जाता है। अब इसमें भी समस्या क्या हो गई, ओवर द मेनी डिकेड्स, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह का कॉर्पोरेट कल्चर है, वी टेंड टू यूज मोर ऑफ आवर लेफ्ट ब्रेन, विच इज वेरी सिंपली पुट linear thinking, logical, only analytical, very like straight jacket way of looking at things, narrow way. Whereas right brain is creative, intuitive. Right brain visualize कर लेता है, पूरी picture create कर लेता है, intuitively चीज़ों को solve कर सकता है और artistic होता है। So दोनों के अलग अलग differences है दोनों में, और दोनों की अलग अलग strengths हैं। So जितना हम दोनों को use करें उतना ही हम बहुत होलिस्टिकली फंक्शन करेंगे, बिकॉज वी विल गेट एडवांटेज ऑफ बोथ साइड्स। जो लेफ्ट के एडवांटेज है वो भी हमें मिलेंगे, मतलब लॉजिक भी जरूरत है, वेरएस क्रिएटिविटी की भी जरूरत है, तो हम दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। सो आई टोल्ड यू अबाउट 4 कंपोनेंट्स, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इमोशंस, देन देयर इज 2 layers of these two, like left and right hemisphere of the brain. So that makes it 6 components, if I may say so. Then the 7th component is इंटेलिजेंस ऑफ द कॉस्मोस, जिसको कि आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, आप प्रभु, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। देयर इज समथिंग, कोई कायनात है कुछ पावर जो कुछ चला रही है, कर रही है, और जरूरी नहीं कि सबको उसका अनुभव हुआ हो, लेकिन दैट इज देयर, है ना। कोई चीज है विच इज बियॉन्ड सेल्फ, जो हमारे डे टू डे लिविंग को भी इम्पैक्ट करती है और बहुत तरीके से हमें इम्पैक्ट करती है। तो अगर हम ये कैपेसिटी डेवलप कर लें, या नॉट इवन कैपेसिटी, अगर हम इसको लेके कॉन्शियस हो जाएं, अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप कर लें, हम सचेत हो जाएं कि हाँ, देयर इज समथिंग, लाइक आई एम यूजिंग अ सिंपल टर्म, कॉस्मिक इंटेलिजेंस राइट नाउ फॉर द ईज ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस को भी समझना शुरू करें और उसको सुनना शुरू करें, तो मिरेकल्स हैपन। True. और ये हर समय प्ले पे होती है। तो जो हमने 6 फेसेट बताए प्लस 7th इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस, देयर इज एन इंटरप्ले ऑफ ऑल दी 7 फोर्सेस ऑल द टाइम। द मोर वी आर अवेयर, द मोर वी आर सचेत, द मोर वी आर कॉन्शियस ऑफ दीज 7 एलिमेंट्स, वी कैन रियली बी इन अ स्टेट ऑफ जॉय, क्योंकि हम सबको हार्मोनाइज करके, जब जिसकी ज्यादा जरूरत है उसका एक कॉम्बिनेशन बना करके ही यूज कर रहे हैं। So, पहला स्टेप होता है कि उसके लिए अवेयर होना। नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस, व्हाट आई टोल्ड यू, दीज 7 एस्पेक्ट्स। और अपने यहाँ हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इतनी एंशिएंट विजडम है, खासकर जिसको सो कॉल्ड विजडम ऑफ द ईस्ट कहते हैं, उसमें ऑलरेडी इन सब चीजों की बात हुई है, की गई है बात। तो हमने जो अभी एक वर्कशॉप बनाई हुई है, इसको हम इंटेग्रल कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका 1 डे का सेशन आपने किया था, जिसमें कि इंटेग्रल कॉन्शियसनेस ऑफ योर ओन सेल्फ, देन इंटेग्रल कॉन्शियसनेस अबाउट अदर बीइंग्स, सो दैट यू नो हाउ टू इंटरफेस विद दीज थिंग्स, अदर पीपल एंड सिचुएशंस। सो मेरी इंटेग्रल कॉन्शियसनेस पे है जो फैसिलिटेशन है। मैम बहुत डीप है ये चीजें, और शायद इसीलिए लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं इस चीज से, क्योंकि इसके पीछे सॉरी आपने अभी बोला था इमोशनल वाला वर्ड, कि जब आप लोगों ने सेशन किया था तो 2-3 लोग इमोशनल हो गए थे। उसका रीजन सिर्फ यही था
कि पहली चीज द वे आई वाज होल्डिंग द स्पेस ड्यूरिंग दैट वर्कशॉप, आई वाज नॉट जजमेंटल अबाउट एनीथिंग, आई वाज फॉलोइंग दीज 4 प्रिंसिपल्स। वो फॉलो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, हमने अपने स्पेस कर दिया। मेरे पास पूरा मिनट बाय मिनट एजेंडा था उस दिन के 8 घंटों का। आई थिंक 15 अक्टूबर की बात है ये। लेकिन जब हमने स्पेस ओपन कर दिया तो आई जस्ट लेट इट गो। एंड आप सब थे, 12 लोग थे हम लोग शायद, सबकी शेयरिंग थी, सबके क्वेश्चन थे, रिफ्लेक्शन थे, हम बिल्कुल भी माइक्रो मैनेज कर ही नहीं रहे थे, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग द स्पेस, व्हाटएवर हैपेंस इज द ओनली थिंग दैट कुड हैव। हमें अपना एजेंडा नहीं पुश करना है आज, हमें लोगों की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को टैप करना है, इन एडिशन टू देयर फिजिकल एंड मेंटल विच हैपेंस ऑन इट्स ओन। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है उसमें। तो यही कारण है, बिकॉज आई वॉज टैपिंग through some subtle activities, I was tapping emotional intelligence of all of you, and that is why people were very comfortable being vulnerable. Right. Otherwise आम तौर पे इस तरह की वर्कशॉप में जल्दी लोग अपने आंसू नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह का माहौल होता है, किसी भी ग्रुप को आप ले लें या समाज में, लोगों को हेजिटेशन होता है अपने इमोशंस दिखाने में। उनको जज करेगा, लोग कहेंगे बहुत वीक हैं तो जरा सी बात पे रो देते हैं। बट यहाँ पे वीकनेस की बात ही नहीं, इट इज अबाउट बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। तो वो चीज हम टैप कर रहे थे, इसीलिए जो आपने कहा या आपको जो महसूस हुआ था दैट वाज एट द बेस, राइट। और कि करंट सिचुएशन में मैम इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग इस काम को, इस पीस को, इस इमोशनल इंटेलिजेंस को फील करें। अब मैम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो मैं क्वेश्चन पूछ भी रही थी कि ये ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप क्या है और ये शॉप क्यों लगा है जॉय के बाद में? क्या कोई दुकान है जहां हम खुशियां खरीद सकते हैं? ये क्या है मैम? इप्शा, मेरा तो रिस्पॉन्स ये हुआ कि हम सबके दिल में एक दुकान होती है जॉय की। राइट मैम, होनी तो यही चाहिए। उसमें जो भी आए, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या हमारा कोई फैमिली वाला हो या कोई को वर्कर हो, वो अगर हम उसको टच कर पा रहे हैं अपने दिल के थ्रू, तो उसके लिए भी जॉय होगा, हमारे लिए भी जॉय होगा। मैम होना तो चाहिए, बट पता नहीं अभी है कि नहीं। तो एनीवे, तो हमने जॉय शॉप इसलिए नाम रखा, जैसा कि हमने कहा कि करीब 20 साल हम जॉब में थे, हाई प्रोफाइल जॉब्स थे और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग वर्कशॉप आए दिन होती रहती थी। तो हम थोड़ा सा बोर हो चुके थे वर्कशॉप नाम से, और बड़ा एक स्टीरियोटाइप है कि भी वर्कशॉप में जा रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, बहुत स्टीरियोटाइप लगता था। तो जब हमने ये चीज कॉइन करी, ग्रेटिट्यूड पे एक सेशन डिजाइन किया, तो हमें लगा कि ये वर्कशॉप तो नहीं है। 2 कारण थे। पहली बात, जब भी हम उसको डिलीवर करते थे इप्शा, हमें बहुत जॉय मिलता था। I used to be in a state of flow when I delivered that session. आपको बुलाएंगे, अभी नेक्स्ट मंथ करने जा रहे हैं, I will invite you. So पहला वो रीजन था। दूसरा ये कि जो पार्टिसिपेंट्स मेरे ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप में बैठते थे, अब मेरा कहना मुनासिब नहीं है, अभी तक हम करीब 70,000 लोगों को पहुंच चुके हैं 14 कंट्रीज में इन लास्ट ऑलमोस्ट 13-14 years. People connect with me through various social media and otherwise also many of them are in touch with me. हम इतना तो कह सकते हैं with due humility कि लोगों को भी बहुत जॉय मिलता है सेशन अटेंड करके। तो इसलिए हमने, ये वर्क नहीं है, ये जॉय ही जॉय है, मेरे लिए भी जॉय है और मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी जॉय है, इसलिए हमने जॉय शॉप नाम रखा इसका। और इसको जो स्टार्ट किया, उसकी बैकग्राउंड में कहानी ये है कि जब हमने अपना जॉब छोड़ दिया था, तो आई यूज्ड टू वर्क एज ए कंसल्टेंट फॉर सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटिंग देम इन इंडिया एज कंट्री एडवाइजर। तो इस तरह की प्रोफाइल में थे, और उस प्रोफाइल में जब हम थे तो हम ह्यूज फंडिंग कर रहे थे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, इंडिया में ही बहुत करोड़्स की ग्रांट्स कर रहे थे। उनमें से एक किसी ग्रांट में घपला कर दिया रेसिपिएंट ने, जो मेरा शुरू में हमने बोला ना, गुड एंड बैड ऑफ द सोशल सेक्टर, उसी टाइप की कोई चीज हो गई कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड जिसको कह सकते हैं, बड़ी ना डिसेंट भाषा में। तो जब उस तरह का कुछ हुआ, एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी थ्रेट्स हर तरह के, क्योंकि हम कंट्री एडवाइजर थे और हम ही उसको फिर एक्सपोज कर रहे थे, उनकी ऑडिट करा रहे थे और उसको पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर रहे थे उस प्रोसेस में। तो जब उन्होंने हमें थ्रेट्स वगैरह देना शुरू किया, मतलब लाइफ थ्रेट तक की नौबत आ जाती इसमें, तो फिर नेचुरली हमारे लिए स्ट्रेस हुआ उस सिचुएशन में। ये बात है 2011 की, और
उस समय हम अपने, मेरा जो पहला एनजीओ है मुस्कान, उसके थ्रू ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैप्पीनेस रन कर रहे थे। जब ट्रांजिशन किया था तो फैसिलिटेशन के साथ मेरा एक काम ये भी था, एक एनजीओ हमने बनाया था जो हमने कहा ना कि लोगों के साथ काम करना चाहते थे, तो उसके थ्रू इसी तरह की वर्कशॉप करते थे, होलिस्टिक लीडरशिप, हैप्पीनेस, इस तरह के सेशंस होते थे मेरे। तो उस प्रोजेक्ट हैप्पीनेस में जो थीम्स थे हमारे, जैसे कंपैशन था, फॉरगिवनेस था, उसमें से एक थीम था ग्रेटिट्यूड का। अब मेरे साथ लाइफ का एक ये भी उसूल है कि जब भी हम कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं, चाहे कोई स्पीच दे रहे हो या फिर कोई वर्कशॉप सेशन ले रहे हो, हमने उसको जिंदगी में खुद आजमाया हुआ होता है, तभी हमें कन्विक्शन लगता है। हम किताब से पढ़ के चीज़ें नहीं बताते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ हमने अपनी लाइफ में अप्लाई करी, हमें इससे फ़ायदा हुआ, तो हम 4 लोगों के साथ इसको बांटना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट हैप्पीनेस में ग्रेटिट्यूड का थीम आया, और मेरी टीम में 3-4 लोग थे, हम लोगों को नेक्स्ट वीक जाके सेशन लेना था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एडोलेसेंट्स के साथ काम था वो। तो हमने लगा कि ग्रेटिट्यूड, कंपैशन हमने किया हुआ है, आई एम वेरी कंपैशनेट पर्सन, हमें अच्छे से पता है, फॉरगिवनेस हमें पता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड जिस तरह से उसमें लिखा था वैसे हमने प्रैक्टिस नहीं किया था। तो हमने कहा चलो करके देखते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट वीक सेशन लेंगे। तो हमने उसमें वन ऑफ द एक्टिविटीज वाज कि आप एक दिन में आपके साथ 3 क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए, उनको नोट करिए। टू पुट इट वेरी सिंपली, मतलब ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए अपना। हमने वो लिखना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे इप्शा, हमने उसको 6-7 दिन लिखा, और 8वें दिन आई स्टार्टेड फीलिंग चेंजेस इन माय स्टेट ऑफ वेल बीइंग। तब हम पैरेलल स्टोरी बता रहे हैं जो पहले बताई, कि जो हमारे को स्ट्रेस हो रहा था उस विसिल ब्लोइंग एक्ट की वजह से, यहाँ हमको बहुत ईज होने लगा। हमने कहा कि मेरी एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो सभी कुछ सेम है, वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो सेम वैसे ही चल रही है, उन लोगों का रवैया वैसा ही है, और कुछ बदलाव नहीं हुआ है, मेरे खाने में, मेरे रहन सहन में कुछ नहीं हुआ है, सेम फिजिकल स्पेस में, तो ऐसी क्या चीज है जिसने मेरे को बेटर कर दिया, मेरी स्टेट को। तो हमने कहा ये चीज नहीं हुई है ना, व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट कि भाई क्या चेंज हुआ है रूटीन में, क्या, तो ये फिगर आउट हो गया कि ग्रेटिट्यूड जर्नल एक नई चीज हमने शुरू करी है अभी 6-7 दिन से। उस दिन हमने टाइप किया बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल गूगल पे, एंड आई गॉट एटलीस्ट 30 स्टडीज, स्टेट ऑफ द आर्ट, कटिंग एज रिसर्च, वेरी वेरी साइंटिफिक स्टडीज, कि जब आप इंटेंशनली ग्रेटफुल होते हो तो आपके ब्रेन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी स्टेट ऑफ वेल बीइंग को एनहांस करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे लिए वो दूसरा आहा मोमेंट हुआ लाइफ का कि ये तो इतनी सिंपल सी चीज है और इतनी पावरफुल है, इतनी इफेक्टिव है। जब उसने हमें फायदा दे दिया 1 हफ्ते में, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको प्रोजेक्ट हैप्पीनेस से अलग निकाल के लेट मी कार्व आउट अ सेशन आउट ऑफ दिस। तो हमने एक सेशन क्रिएट किया 3 घंटे का, और उसका नाम रखा ग्रेटिट्यूड जॉय शॉ, और फिर वो ऑफर करना शुरू किया स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में, मेडिकल डॉक्टर्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पुलिस में, बिकॉज आप भी इससे सहमत होंगी कि ग्रेटिट्यूड बड़ी यूनिवर्सल चीज है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही समाज के तबके पे ये फायदा करेगी, या एक ही एज ग्रुप के लिए अच्छी है, या एक ही कल्चर के लिए अच्छी है। दिस कट्स अक्रॉस कल्चर्स। हमने जैसे बोला 14 कंट्रीज में हम कर चुके, यू आर राइट, हर ह्यूमन के लिए है ये। और हमने जो, मेरा इसमें टेक था वो मॉरल टीचिंग नहीं कर रहे थे। इट वाज नॉट मॉरल टीचिंग, इट वाज नॉट वैल्यू एजुकेशन। हालांकि ग्रेटिट्यूड इज अ वैल्यू, लेकिन वो मेरा टेक नहीं था। हम इसको पूरा साइंटिफिकली न्यूरो साइंस एस्पेक्ट से अप्रोच कर रहे थे कि साइंस ये कहती है कि अगर आप इंटेंशनली ग्रेटफुल हो तो आपको ये बेनिफिट है, जो कि फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट है डॉक्यूमेंटेड, साइकोलॉजिकल हेल्थ के बेनिफिट है, और सोशल हेल्थ के बेनिफिट है। सो स्टडीज है, यूसी बर्कले में है। 2013 में हम यूसी बर्कली कैलिफोर्निया इनवाइटेड थे, हमारा सेशन था, टॉक थी वहाँ पे हम कुछ ऐसे साइंटिस्ट से मिले, प्रोफेसर से मिले जिन्होंने इस पे रिसर्च की हुई है। तब फिर उस रिसर्च को हमने फिर रेफरेंस देना शुरू किया। सो वो मेरा एक टेक है, बाकी और 3 लेंसेज हैं इसमें जिससे हम प्रेजेंट करते हैं। सो पहला पर्सपेक्टिव मेरा न्यूरो साइंस का है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरा पर्सपेक्टिव है लाइफ स्किल्स का। जब हम यूनाइटेड नेशंस यूएनएफपीए की जॉब में थे, तब उस समय WHO ने एक फ्रेमवर्क बनाया था। वी वर पार्ट ऑफ द कोर इंटेलिजेंसी ग्रुप एज यूएन एजेंसी ग्रुप। सो वी केम अप विद अ फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ स्किल्स, 10 कोर लाइफ स्किल्स उसमें डिवाइस की गई थी, जो कि बाद में CBSE और NCERT के करिकुलम में आए। उस जमाने में हम बात कर रहे हैं ये 25 साल पहले की, ईयर 2001, बहुत टाइम पुराना। I think you were not even born then, Ipsha. तो
वो जब लाइफ स्किल्स का वो उस पे चूंकि हमने बहुत ट्रेनिंग करी थी, मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करी थी, टीचर्स की ट्रेनिंग करी थी और उसका प्रोजेक्ट रन किया था, तो मेरे को बिल्कुल क्लियर था। और जब ग्रेटिट्यूड को हमने फर्दर डीपली स्टडी किया तो मेरे को ये समझ आ गई कि जो 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं उसमें से 5 लाइफ स्किल्स आप ग्रेटिट्यूड से भी मीट कर सकते हो। तो ये कितनी अच्छी चीज है यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि जब हम उनमें लाइफ स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं तो अगर हम एक स्ट्रीम ग्रेटिट्यूड की भी इम्प्लीमेंट कर दें थ्रू अ प्रोजेक्ट और थ्रू सम करिकुलम, सो बहुत जल्दी वो लाइफ स्किल्स भी डेवलप हो सकती है। तो वो दूसरा पर्सपेक्टिव लाइफ स्किल्स का है। तीसरा पर्सपेक्टिव है कि 70% ऑफ माई बॉडी इज वाटर। और एक जापान के साइंटिस्ट हुए डॉक्टर इमोटो, जिन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल पे रिसर्च किया है। टू पुट इट वेरी सिंपली, उनका रिसर्च की बेस में ये था कि जब वो वाटर को प्रेयर ऑफर करते हो या वाटर को सामने रख के उसको पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो और फिर उसको फ्रीज करिए और फिर उसके मॉलिक्यूल को स्टडी करिए माइक्रोस्कोप में, तो उसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन दिखता है वर्सेस आप सेम वाटर को लीजिए और आप उसको अब्यूसिव वर्ड यूज करिए, बहुत नेगेटिव वर्ड यूज करिए, उसको फ्रीज करिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए। तो उन्होंने जो फर्क देखा, वो जो नेगेटिव वर्ड्स यूज करके बहुत ही मडी हेजी सा स्ट्रक्चर बनता था मॉलिक्यूल का, और जब पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड, प्रेयर, तो बहुत सुंदर क्रिस्टल बिल्कुल डायमंड जैसा बनता था माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने देखा। हम बहुत साधारण तरीके पे बता रहे हैं उनकी स्टडी, ऑल अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो हमें लगा कि हम लोग 70% वाटर हैं, ऑलमोस्ट 70%, तो जितना हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे, अच्छा ग्रेटिट्यूड के वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव हैं। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि इप्शा, आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू केम टुडे, यू आर गिविंग मी योर 3 hours, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, तो ये तो सारे वर्ड्स पॉजिटिव हैं, इसमें कोई क्रिटिकल या नेगेटिव वर्ड्स है ही नहीं। तो द मोमेंट आई थिंक एंड द मोमेंट आई स्पीक दीज वर्ड्स, सबसे पहले तो मेरे ही शरीर का जो जल है वो इससे प्रभावित हो रहा है, और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या बन रहा है, आपका भी हो रहा होगा इक्वली प्रभावित। बिल्कुल। तो ये विन विन है ना। तो थर्ड पर्सपेक्टिव ये है कि कैसे हमारे वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारे बॉडी को। और फोर्थ पर्सपेक्टिव है, आप फेमिलियर होंगी, हमारी ह्यूमन बॉडी में 7 मेन चक्रा होते हैं, है ना, फ्रॉम रूट टू क्राउन चक्रा। सो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर डेविड हॉकिंस, उन्होंने डिफरेंट चक्रा की इमोशंस की एनर्जी को मेजर किया हुआ है। मीनिंग देयर बाय कि सपोज अगर आप एंग्री हैं या आप गिल्ट में हैं किसी तरह के, या आप शेम फील कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, या आप सैड हैं, तो आपके किस लेवल पे चक्रा वाइब्रेट कर रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, हार्ट के ऊपर, अनाहत से और ऊपर, तो आपके जो चक्रा हैं उनकी एनर्जी चेंज हो रही है आपके इमोशन के मुताबिक। जैसे अगर आप कंटेंट हैं, अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप ग्रेटफुल हैं, तो ये सब हायर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, 400 एंड अबव। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, जब हमने उसकी स्टडी को डीपली देखा तो उसमें ये चीज सामने आई कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जी वाइब्रेट्स एट 700 हर्ट्ज समवेयर बिटवीन थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, समवेयर हियर। अब आप देखिए कितनी पावरफुल चीज है। कितने सारे मेडिटेशन के मेथड्स होते हैं जो कि साधारण तौर पे जैसे कुंडली जागृत करने वाले मेथड्स होते हैं कि आप रूट से अपनी कुंडलिनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। वो यही होता है कि आप नीचे से रूट चक्रा से मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा करते हो। आप तरह तरह के मेडिटेशन होते हैं, उन सब से भी इस पे फर्क पड़ता है। लेकिन हम जब ग्रेटिट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो मेरा सबमिशन ये है कि आप इस सिंपल इंटेंशनल प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड के थ्रू भी अपनी एनर्जी और वाइब्रेशंस को रेज कर सकते हैं और इस लेवल तक ला सकते हैं। और उनकी स्टडी ये प्रूव करती है, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि ग्रेटिट्यूड का इमोशन, जितनी बार आप ग्रेटफुलनेस फील कर रहे हो उस समय जो आपका इमोशन है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। से फोर्थ पर्सपेक्टिव है। तो ये चारों पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं अपने ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम कोई एक चीज इम्पोज करने में बिलीव नहीं करते हैं। जो हमने सीखा समझा हम 4 आपके सामने ऑफर कर रहे हैं। आपका जो बिलीफ सिस्टम कहता है आप उसमें से चूज कर लीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, जो भी है, दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू। उसके बाद हम इसमें 10 एक्टिविटीज कराते हैं, क्योंकि हमने लाइफ की 10 डोमेन्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, जो आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास भी हैं, और शायद बाराबंकी में जो हमारी शालिनी फेलोशिप की बच्चियां उनके पास भी हैं।
बहुत बेसिक 10 चीजें हैं जो सबके पास होती है, वेरिंग डिग्री। हो सकता है आप 56 भोग रोज खाते हो, हम सिर्फ दाल रोटी और भिंडी की सब्जी खाते हैं लेकिन खाते तो हम दोनों लोग ही हैं। खाना दोनों को ही मिलता है। तो इस तरह से जैसे फूड है, वाटर है, नेचर है, फैमिली है, वर्क है, एजुकेशन है, स्ट्रेंजर्स है, एनिमल किंगडम है, ऐसे हमारी 10 डोमेन्स है। मैम बीच में मैं रोकना चाहूंगी, मतलब क्योंकि मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि शायद आपने जो पूरी जीवन में हासिल किया है, मैं आकर यहाँ पे आप मुझे वो शायद जितनी देर हम बात करेंगे वो आप मुझे दे रहे हैं। मतलब मैं ये फील कर पा रही हूँ कि वो सारी चीजों को आपने, केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल भगवत गीता पर बेस्ड है, ये साइंटिफिक भी है उतना ही। और हमारे वेद हम जब पढ़ते हैं ये सारी चीजें, ये सब कनेक्टेड है। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज है जो कहीं से आप लेकर आए, बट आपने सबका पीछे एक रीजन है जिसको आप एक तरीके से लेकर आए और मैं उसको फील कर सकती हूँ। तो शायद ये जो आज की बातचीत है ये मेरे लिए भी, मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ। जो आप कहते हो ना, जो हो रहा है वो शायद ये ऐसे ही होना था और जो मैं आज बात कर पा रही हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत, मैं ग्रेटफुल हूँ और ब्लेस्ड हूँ कि मैं बात कर रही हूँ। मैम प्लीज अब कंटिन्यू। इट्स माय ऑनर जी मैम, आप 10 हम हाँ, तो वो 10 डोमेन्स हैं और हर एक डोमेन की बहुत इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड फन एक्टिविटी है। तो एक्टिविटीज कराते हैं लोगों को। और जो इस पूरी ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप की मेरी डिलीवरी है, आप खुद ट्रेनर हो तो आप इस चीज को समझ पाओगे। जो मेरा फैसिलिटेशन है ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप का, वो फैसिलिटेशन वही इंटेग्रल फैसिलिटेशन है जिसमें कि हम अपने, तो मेरा कंटेंट ग्रेटिट्यूड है जी, और प्रोसेस या मेथड या वे ऑफ डिलीवरिंग या पेडागॉजी अगर कहें तो वो इंटेग्रल फैसिलिटेशन है जिसमें हम माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इमोशंस, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एंड कॉस्मिक इंटेलिजेंस, सातों एलिमेंट्स को टैप करते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो ग्रास्पिंग ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दूसरा इंस्पिरेशन टू एक्शन होता है। नॉर्मली ऐसे बहुत से लोग करते हैं इस तरह के सेशन और बहुत इफेक्टिव चीजें होती हैं, बहुत से लोग अच्छा काम इन सब फील्ड्स में कर रहे हैं। लेकिन अक्सर हम लोगों से ये भी सुनते हैं कि वर्कशॉप जितने दिन अटेंड करी, 2 घंटे या 3 दिन या 10 दिन, बहुत अच्छा था, लेकिन वापस आके अप्लाई नहीं कर पाए। सो हमारे केस में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आकर के ये भी बताते हैं कि इट वॉज सो इंस्पिरेशनल कि हमने तुरंत अप्लाई किया और बच्चों को भी करा रहे हैं, या अगर कोई स्टूडेंट है तो उसमें से 10 में से एक एक्टिविटी शुरू कर दी, स्टूडेंट को कराने लगे। अक्सर हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, जैसे अभी हम फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में थे लास्ट ईयर, तो मेरी एक फ्रेंड है, प्रोफेसर है वहां पे, उनके साथ हम रुके थे, तो उनकी 6 साल की बेटी थी। तो जो खाना खाने के पहले हम ग्रेटिट्यूड की एक्टिविटी करते हैं वो नॉर्मल में हम उनके घर में कर रहे थे और वो बेटी मेरे साथ थी 3-4 दिन। तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व करके करना शुरू किया। हम जब वापस आ गए इंडिया तो मेरी फ्रेंड ने मेरे से फोटो शेयर करी कि आपके जाने के बाद फ्रांचेस्का स्टिल कंटिन्यूज दैट ऑन हर ओन। सो मेरे लिए ये बस सक्सेस है कि वो छोटी सी बच्ची, उसने तुरंत वो इम्बाइब कर ली। और वो अमेरिका जैसी जगह रहती है, उसके घर में कोई नहीं करता था, उसने 3 दिन मेरे को देखा और उसने करना शुरू कर दिया। सो ये उसका इम्पैक्ट होता है क्योंकि हम होलिस्टिकली इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस और पार्टिसिपेंट को, तो इंस्पिरेशन टू एक्शन जरूर उसमें होता है कि जो उसमें अटेंड करके गए वो खुद भी अपनाएंगे जिंदगी में, और जरूर 1-2 लोगों को उसमें से 1-2 चीज तो बताते ही हैं। क्योंकि हमारा ये, दिस इज वन ऑफ माई पर्पसेस इन लाइफ, टू स्प्रेड द जॉय ऑफ ग्रेटिट्यूड। और हमारा ग्लोबल ग्रेटिट्यूड मिशन है जिसी के तहत हमने करीब 14 देशों में अभी तक इनवाइट हो चुके हैं जहाँ पे ग्रेटिट्यूड सेशन किए हैं। लास्ट मंथ तक मेरा लास्ट वाज इन अर्जेंटीना, वो मेरा 283rd सेशन था। 283 इन लास्ट ऑलमोस्ट 14 years। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप और बहुत डीप इस पर बात करें, बट हम इसको एपिसोड में ले जाएंगे और हर एक जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। बट आज क्योंकि हम एक जो भी आपका जर्नी है उसको समेटना चाहते हैं, मैम नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ये वर्ल्ड जो हैप्पीनेस फाउंडेशन है, इससे आप कैसे एसोसिएटेड हैं? हुआ क्या था इप्शा, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस, प्रोजेक्ट हैप्पीनेस इम्प्लीमेंट कर रहे थे अपने मुस्कान एनजीओ के थ्रू, और एज एन इंडिपेंडेंट ग्रेटिट्यूड लीडर ग्लोबली। तो 2022 कोविड के जस्ट पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन में हमारा किसी से इंट्रोडक्शन हुआ, और उनके वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता है 20th मार्च। यूएन ने जैसे डिफरेंट डेज बनाए हुए वैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के जो फाउंडर है लुइस, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड, उन्होंने ही कराया था एडवोकेसी करके 10-15 साल पहले।
तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज में हैप्पीनेस के थीम पे इवेंट्स कर रहे थे। हमने भी काफी सारे इवेंट्स लाइन अप किए, बट अराउंड द सेम टाइम लॉकडाउन अनाउंस हुआ। 20th मार्च की हम बात करें 2020, और आई थिंक 21st मार्च वाज द लॉकडाउन हो गया था अपने कंट्री में जी। तो हमने सारी चीजें ऑनलाइन कन्वर्ट कर दी थी, और काफी सारे सेशंस, एंजाइटी मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा जो भी काम है, चाहे वो ग्रेटिट्यूड हो, कंपैशन हो, रेजिलियंस बिल्डिंग हो, या लाइफ स्किल्स हो, ये सब पॉजिटिव साइकोलॉजी के डोमेन में है। अगर आप डोमेन देखना चाहें तो उसकी डोमेन में आता है। उस समय इस सब की बहुत जरूरत थी, तो हमने ऑनलाइन काफी ये सब काम किया। उस प्रोसेस में फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के मेरा फाउंडर और उनकी जो बोर्ड की टीम है उससे कनेक्ट हुआ। दे वांटेड टू डेवलप द स्ट्रैटेजी ऑफ द फाउंडेशन, ग्लोबल स्ट्रैटेजी। क्योंकि हम एज ए फैसिलिटेटर ये काम करते ही है होलिस्टिक मैनर में, तो हमने उनकी पूरी स्ट्रैटेजी डेवलप कराई 2022 में। उसके बाद से उन लोगों को बहुत वैल्यू लगी मेरे काम में, तो उन्होंने हमें बोर्ड में मेंबर नॉमिनेट कर दिया वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के बोर्ड पे। और वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन की कई एक्टिविटीज हैं। वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी इज वर्ल्ड हैप्पीनेस फेस्टिवल्स, जो अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। कहीं पे 3 दिन का होता है, कहीं 2 दिन का होता है, जिसमें एकेडमिशियन आते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, और न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड्स वो आते हैं, कुछ वर्कशॉप करेंगे, कोई स्पीच देगा, कुछ सेशंस होते हैं। तो इसी में फिर अलग अलग कंट्रीज में हम भी इनवाइट होते हैं। जैसे अर्जेंटीना में अभी थे, मतलब जो 2025 ईयर था उसमें हमने 5 कंट्रीज में वर्ल्ड हैप्पीनेस फेस्टिवल अटेंड किया, और आई वाज अ स्पीकर, या वर्कशॉप ले रहे थे या कोई स्पीच थी मेरी, इनमें से इंटेग्रल कॉन्शियसनेस टॉपिक पे या फिर ग्रेटिट्यूड के टॉपिक पे। तो अभी मेरा रोल थोड़ा सा उसमें बढ़ गया है। इंडिया रेप भी है हम उनके, इंडिया प्रेसिडेंट वो लोग कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के, तो एक मेरी वो भी हैट है। 5 हैट्स इस समय हम कैरी कर रहे हैं, सो दैट इज माय 4th हैट वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन में जो मेरा रोल है। तो ग्लोबल रोल है, इंडिया स्पेसिफिक रोल है, और ये वॉलंटियरिंग है। ओके मैम, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मैम ये एज अ ह्यूमन, मतलब हर किसी तक पहुंचने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप कहीं काम कर रहे हो या आप स्टूडेंट ही हो। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए कि वो जो मैम टेंशन है, डिप्रेशन है, कई तरह के हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सब टच करते हैं उस चीज को। तो एज अ नॉर्मल आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी ये वर्कशॉप्स मतलब जरूरी है, मुझे लगता है। थोड़ा सा मैम और आगे जाना चाहेंगे, जिससे मैं भी कनेक्टेड हूँ। मैम ताराश्री फाउंडेशन, ये कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे सोचा, और एक इसमें सत्रिक का नाम मैं पहले ही लूंगी कि क्यों सोचा आपने कि मुझे सत्रिक से ही इसको शुरुआत करनी है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे इसका। तो 2022 21st जनवरी माय फादर लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी इन हैदराबाद। उसके बाद हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं जी। तो हम लोग लखनऊ आए मार्च में, पापा की प्रेयर मीटिंग की गई, क्योंकि कोविड की 5th वेव उस समय आ गई थी, तो बहुत सारे लोग जो आना चाहते थे वो आ नहीं पाए थे हैदराबाद। तो हम लोगों ने लखनऊ में आकर के प्रेयर मीटिंग करी। 26 मार्च 2022 की बात है ये। इसी घर में रहते थे हम तब। तो प्रेयर मीटिंग के बाद मेरी मदर हमसे कहने लगी कि बेटा यहाँ पे एक सत्रिक गांव है पास में, बहुत सालों से हम नहीं गए, बचपन में जाते थे, हमें वहां ले चलो। तो एज यू नो हमने गाड़ी उठाई यायावर स्टाइल में, और मम्मी को गाड़ी में बैठाया और ले गए उनको। सो देयर इज दिस विलेज इन बाराबंकी कॉल्ड सतरिक, जो कि अभ्रंश है सप्तऋषि का। सप्तऋषियों का भी वो स्थान माना जाता है। जैसे भाषा बदलती है तो वैसे वो करके वो सतरिक हो गया है। तो जब हम मम्मी को लेकर के गए तो वहां पे एक प्राचीन करीब 150-200 साल पुराना गुरुद्वारा कम मंदिर जैसा है, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। मम्मी को जब वहां पर के ले करके गए तो ये पता चला कि मेरी माँ बचपन में वहां पे आती थी, क्योंकि मेरे ननिहाल साइड में जिनका वो स्थान है उनको कुलगुरु माना जाता है। अब आपको बता दें वो किनका स्थान है। गुरु नानक देव जी के 2 बेटे थे। अच्छा। तो उनके बड़े बेटे थे श्रीचंद जी। श्रीचंद भगवान उनको कहते हैं, और छोटे लालचंद जी थे। तो ये बड़े बेटे जो थे, आई थिंक ही लिव फॉर 137 years, रिकॉर्डेड। तो इनके नाम पे उदासीन सेक्ट चला जी। सो इसमें
कुछ चीजें सिखिज्म की थी और कुछ चीजें सनातन की थी। और ये उदासीन सेक्ट के नाम से हुआ। इनके नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे अखाड़े हैं और आश्रम है, खासकर पंजाब और इन सब जगहों पे। यहाँ पर भी कभी वो आए होंगे, तो उसके नाते ये इनका यहाँ पे आश्रम बना, सतरिकी। और जैसा हमने बताया कि मेरे ननिहाल, मेरे नाना इनको कुल गुरु मानते थे, तो इसलिए मम्मी बचपन में आती थी। तो जब हम मम्मी को लेकर के गए तो वहां की एनर्जी में कुछ था। हालांकि आश्रम की हालत बहुत खराब है, टूटी फूटी है, उसका भी रिनोवेशन और प्रिजर्वेशन कराना चाहते हैं हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब मम्मी का हमने देखा कि शी इज फीलिंग सो हैप्पी बीइंग इन दैट विलेज एंड शी इज रीलिविंग हर चाइल्डहुड, कि हम बचपन में यहाँ पे आते थे, नदी में नहाते थे, नीम के पेड़ पे झूला झूलते थे, और ये जो कमरे दिख रहे हैं ऊपर उनमें जाके बैठते थे। तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि मम्मी एक ग्रीफ की स्टेज से गुजर रही थी, तो हमें अच्छा लगा कि कहीं पे आके मम्मी खुश हुई हैं। एंड देयर वाज समथिंग इन द एनर्जी दैट कॉल्ड मी। उस दिन हमें नहीं पता था कि क्या था। नेक्स्ट डे आई थिंक 2-3 दिन बाद मम्मी वापस चली गई हैदराबाद, और मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स आए मिलने, और उन्होंने कहा कि विभा जी अब बच्चे सेटल हो गए हैं, रिटायरमेंट की एज है, हम लोग कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आपका तो एनजीओ है, आपके साथ कुछ जुड़ते हैं। उस समय मेरा मुस्कान एनजीओ ही था खाली, और मेरा बहुत बड़ा नीश था, बिकॉज वी वर कंडक्टिंग दीज वर्कशॉप्स ऑन थीम्स, हैप्पीनेस, कंपैशन, इंटरकनेक्टेडनेस, ऐसा कुछ। वी वर नॉट इनटू सर्विस डिलीवरी। तो हमने कहा भी जिस तरह का मेरा काम है उसमें तो हम हर किसी को इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते, यू हैव टू बी ट्रेन्ड इन सर्टन थिंग्स टू बी एबल टू डिलीवर दोज सेशंस। लेकिन कल हम इस गांव में गए थे जहाँ पे हमें कुछ महसूस हुआ है, वहाँ की एनर्जी में हमें कुछ लगा है, तो अगर आप लोग चाहिए तो चलते हैं। सो 29 मार्च 2022 हम चले गए अपने 2-3 लोगों को लेकर के, जिसमें राजीव जी भी थे हमारे साथ। अब इन लोगों के साथ गए, 2.5-3 घंटे वहां पे बैठे, तो वहां पे जो वहां के महंत हैं नानक शरण दास जी, उनसे बातचीत हुई। फिर बीइंग अ सोशल वर्कर एंड बीइंग समवन हु बिलीव्स इन ड्यू डिलिजेंस, हमने उनसे पूछा कि आप धर्म के नाम के साथ सेवा का काम क्या करते हैं यहाँ। तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10वीं पास हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत होता है कि कुछ सेवा का काम करूँ, तो मैं साल में 4 लंगर कर देता हूँ, गुरु पर्व पे, रामनवमी पे, ऐसे ऐसे, और मैं चाहता हूँ कि कुछ करूँ यहाँ पे गाँव के लिए। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उनका जवाब था कि एक गुरुकुल और एक गौशाला। और in that moment, I think it was a moment of epiphany for me, Ipsha. I just said yes, इतना तो हो जाएगा। उस समय हम दिल्ली रहते थे, ग्रेटर नोएडा, और हमने बिल्कुल कभी भी सोचा ही नहीं था कि हम लखनऊ आकर के रहेंगे वापस। बट जिस तरह से चीजें होना शुरू हुई, तो फिर वहां से शुरू हुआ, और हमने जब कह दिया इतना तो हो जाएगा, और मेरा उसूल है जिंदगी का कि अगर जबान दी है तो वो तो फिर करना ही है, हो ही जाता है। नेक्स्ट डे हम अयोध्या इनवाइटेड थे ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप के लिए, किसी कॉर्पोरेट ने इनवाइट किया था, और अयोध्या में सेशन किया। अगले दिन जब सुबह उठे, 1 अप्रैल थी, सुबह टेरेस पे थे, और मेडिटेशन से जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे, तो मेरे, आई डोंट नो व्हाट टर्म टू यूज, बिकॉज यू कैन नॉट डिस्क्राइब दीज थिंग्स इन वर्ड्स, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग द वर्ड, मेरे मेडिटेशन या विजन में दी मदर आई, श्री माँ, ये दी मदर पौंडीचेरी। तो इन्होंने मेरी गाइडेंस में आकर के कहा, एंड शी वाज टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश। आई डोंट नो वेदर यू नो हर बैकग्राउंड। दी मदर फ्रांस से आई थी 1914 में, पहली थोड़ा बार सा इंडिया। मतलब बताइए। हाँ, मैं चाहती हूँ लोगों को भी थोड़ा सा पता चले। जो लोग भी पौंडीचेरी या ऑरोविल से फेमिलियर हैं, वो जरूर जानते होंगे दी मदर और श्री माँ को। फर्स्ट टाइम 1914 में माँ आई थी फ्रांस से पौंडीचेरी, श्री अरविंद के पास। उसके बाद दोबारा आ गई 1920 में फॉर गुड, क्योंकि बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, कई सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद दोबारा आई है माँ 1920 में। उसके बाद से शी रिमेन्ड देयर फॉर गुड। और उन्होंने जो काम किया है, जो रियल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इंटेग्रल योग, जो लोग जानते होंगे, इंटेग्रल योग श्री अरविंद और श्री माँ का है। तो ये सारी चीजें, तो उन्होंने मेरी गाइडेंस में आकर के कहा कि जो व्हाट यू आर थिंकिंग एज वन स्कूल एंड वन काउ शेल्टर हैज स्कोप एंड पोटेंशियल टू बिकम समथिंग लाइक ऑरोविल। वहां से आया। So that was a moment of bliss for me, and I received that guidance with grace, as grace. And then नेक्स्ट डे हमें वापस जाना था ग्रेटर नोएडा। आप जानती हो बहुत रोड ट्रैवल करते हैं, मतलब एनी टाइम ऑफ डे एंड नाइट आई कैन जस्ट टेक माय कार एंड गो एनीवेयर। सो फिर हम वापस चले गए ग्रेटर नोएडा, और नेक्स्ट 10 days में हमने 15 प्रोजेक्ट्स कंसीव कर लिए। क्योंकि अब आपको बता दें,
वापस ताराश्री फाउंडेशन के लिए कि मेरा जो एज ए सोशल वर्कर जो हमने काम देखा और किया भी करीब करीब 20 साल डिफरेंट एजेंसीज के साथ, मेरे को कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि एज इंटरनेशनल एजेंसीज और इवन एज एनजीओज हम लोग कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं, मतलब सेग्रीगेट कर देते हैं कि ये एजेंसी आएगी पानी पे करेगी, फिर ये दूसरी आएगी ये शिक्षा पे करेगी, फिर ये तीसरी आएगी ये पोलियो ड्रॉप पे करेगी। ठीक है, आई अग्री कि कुछ बहुत स्पेशलाइज इंटरवेंशंस होते हैं, लेकिन ब्रॉडली जो चीजें आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित करती है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। और जब जब हम जॉब में रहे, जहां जहां स्कोप होता था हम कर लेते थे चेंजेस करके, क्योंकि बहुत स्कोप नहीं भी होता है, आपका बजट अप्रूव्ड होता है, पॉलिसीज कुछ होती है, बट हम उस समय भी करते थे। तो यहाँ पे मेरा विजन था कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट ही करेंगे और विलेज इसी को अपना कर्म भूमि बना के यहीं पर ही जो काम करना है वो यहाँ पर ही करेंगे। तो उस प्रोसेस में हमने 10 इंटरवेंशंस क्रिएट कर ली। क्रिएट मीनिंग they were flowing through me in terms of idea, then strategy and concept note, सब कुछ flow हो रहा था मेरे through. I think this was mother's grace that everything was happening through her days. उसके बाद फिर for almost 1 year I used to come from Greater Noida to Lucknow every month. वहां से ड्राइव करके आ जाते थे, 15-20 दिन रहते थे लखनऊ में, रोज गांव जाते थे, गवर्नमेंट से मिलना, डीएम से मीटिंग, बीडीओ से मीटिंग, एसडीएम से मीटिंग, ऐसे करके कम्युनिटी के साथ मीटिंग कि ये चीजें कर रहे हैं, और कुछ कुछ शुरुआत करना शुरू कर दिया था। और फिर 1 साल बाद फिर हमें, अच्छा उस प्रोसेस में हमने खुद को ये भी कमिटमेंट किया था कि अगर 1 साल में हम यहाँ पे एक भी अगर प्रोजेक्ट ला पाए तब तो रेस्ट ऑफ माई लाइफ हम अपनी देंगे इस गांव को, नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी 5-6-7 चीजें हैं करने को, एंड आई लव ट्रैवलिंग, तो हम मतलब हम बंद के नहीं रह सकते कहीं भी। तो हमने कहा हम अपना जो भी करते हैं लाइफ में करेंगे और हम फिर यहाँ से चले जाएंगे, और 1 साल देते हैं, देखते हैं होता क्या है, क्योंकि किसी ने हमें पुल किया है यहाँ पे, हमने चूज नहीं किया है लॉजिकली कि हमें सतरिक जाना है, कहीं गांव में काम करना है, सब कुछ नहीं था मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में। थिंग्स वर हैपनिंग फॉर मी, सो आई वाज सेइंग यस यस यस। तो फिर उस प्रोसेस में मदर्स ग्रेस की हमारा 1 साल में ही 2 प्रोजेक्ट्स आ गए। पहला प्रोजेक्ट हमारा लाइब्रेरी का हुआ, जो कि विच इज मोर देन अ लाइब्रेरी। आपने शायद देखा होगा, एक पोटा केबिन हम लोगों ने बनवाया, कंटेनर जैसा, जिसमें बहुत सुंदर सा एक, उसको हम कहते हैं 3L सेंटर, लाइब्रेरी, लिटरेसी एंड लाइफ स्किल्स। और उसमें हमें असीम लाइब्रेरी दिल्ली के साथ हमने कोलैबोरेट किया, और उसके थ्रू हमारे काफी सारे बच्चे, गांव में करीब 40-50 बच्चे रोज आने लगे उस लाइब्रेरी। तो एक सेंटर बन गया, हब जैसा बच्चों के लिए। दिस वॉज नॉट अ स्कूल, नॉट अ कोचिंग सेंटर, बट जो बच्चों को स्कूल या फैमिली में नहीं मिल पाता है, वो अच्छी कहानी की किताबियां, रंगीन किताबें, उनके लेवल की कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स, एक्टिविटीज, तो वो सब उस सेंटर के माध्यम से होने लगा। उसके बाद हमने वहाँ पे एक पॉन्ड था जो कि कचरा घर बना हुआ था, उसको डीएम के साथ बात करके उसका अप्रूवल कराया कि उसको रिजुविनेट करा दें और ब्यूटीफाई करा दें, जिससे कि लोगों की बैठने की जगह हो जाए सुंदर सी कोई। उस पे काम अभी चल रहा है बीडीओ ऑफिस की तरफ से। फिर हमने एक गर्ल्स फेलोशिप प्रोग्राम, उदयन शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम, जिससे आप भी एसोसिएटेड हो, यू आर वन ऑफ द मेंटर्स एंड अ गुड वन। तो उस प्रोग्राम का हमारा पार्टनरशिप हो गई उदयन किया दिल्ली के साथ, और हमने ये शुरू किया 23 में, और अभी हर साल एक बैच ऐड कर रहे हैं 30 गर्ल्स का। करेंटली वी हैव 90 गर्ल्स, सो एवरी गर्ल विल बी विद अस फॉर 5 years एज पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप, जिसमें कि 5 गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और उनके साथ हम मंथली वर्कशॉप करते हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी मेंटरिंग आप जैसे लोग कर रहे हैं, बच्चियों को सोशल वर्क में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट हो गया। 4th प्रोजेक्ट, गांव में एक बैरन लैंड थी, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से के साथ मिल करके ग्राम सभा के नाम अलॉट करा दिया, जिसमें कि अगेन दी मदर्स ग्रेस, HAL ने अपने CSR के थ्रू प्लेग्राउंड बना दिया इन सितंबर, और उस प्लेग्राउंड में अब हम लोग यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इप्शा क्या है कि एक ट्रेनिंग वर्कशॉप एक चीज है जो बहुत जरूरी है सबके लिए, यूथ के लिए, और खासकर जिस ग्रुप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं बाराबंकी में। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में जोड़ा जाए, तभी हम उनका मोबाइल छुड़ा पाएंगे। नहीं तो अब तो वहां तक पेनिट्रेट कर गया है। हम आई सी मेनी बॉयज सिटिंग जस्ट वाइलिंग अवे देयर टाइम ऑन मोबाइल एंड वाचिंग व्हाट नॉट। जब तक हम उनको कुछ अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चा मोबाइल छोड़ेगा? कम से कम 2-3 घंटा कुछ भी। तो इस मकसद से हम लोगों ने, HAL ने सपोर्ट किया, और HAL ने वो कंस्ट्रक्ट करा दिया, बहुत सुंदर अच्छा बना है। मिनी स्टेडियम है वहाँ पे सतरिक गांव में है,
और गांव वालों को भी बहुत खुशी है। तो अभी तक हम लोग 4 इवेंट्स कर चुके हैं। हमारा लास्ट इवेंट 12 जनवरी था, यूथ डे सेलिब्रेट किया, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। उसमें गांव के यूथ थे, गांव के कुछ लोग थे, हमारी शालिनी फेलोज थी, बाराबंकी से आई थी। तो ऐसे करके हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज वहां पे कर रहे हैं। अब आगे हम उसमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट करेंगे, कुछ फोक प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें गांव के लोग परफॉर्म करेंगे, कुछ अलग अलग स्पीकर्स को लाके उनके प्रोग्राम कराएंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स कराएंगे, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कराएंगे। तभी हाल ही में ये हुआ है, 4 महीने हुए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ग्रेटफुल टू HAL फॉर दैट कि उन्होंने दे वर कन्विंस्ड विद आवर प्रेजेंस कि आप वहां पे प्रेजेंट है आपका फाउंडेशन, तो आप लोग उसको यूज कर पाओगे अच्छे से। सो विद दिस कन्विक्शन दे बिल्ड दैट इन रिकॉर्ड टाइम। मैम, एक लाइन है जो मैं अक्सर आपके मुंह से सुनती हूँ, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। तो जिंदा रहते हुए कोई कैसे रेस्ट इन पीस रह सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन समबडी लीव्स द फिजिकल बॉडी, खासकर अगर आप फेसबुक देखिए तो लोग फटाफट क्या लिखना शुरू करते हैं, RIP। लोग रेस्ट इन पीस भी नहीं लिखते हैं, RIP RIP RIP। पता नहीं कौन सी जल्दी में होते हैं कि इतना भी नहीं लिखते हैं। एनीवे, दैट इज ऑन अ लाइटर नोट। सो हमें लगता है कि जब तक हम लोग लिव इन पीस नहीं करेंगे तब तक रेस्ट इन पीस नहीं हो सकता। इफ आई डोंट लिव इन पीस टुडे एंड एवरी डे, हाउ कैन आई लिव इन पीस व्हेन आई लीव दिस फिजिकल बॉडी? सो इसी को करके हमने ये टर्म कॉइन कर दिया कि सपोज इफ आई एम सिटिंग ऑन माई हैमॉक, तो हम बोलेंगे कि आई एम रेस्टिंग इन पीस ऑन माई हैमॉक। और इफ आई एम लिसनिंग टू वेरी गुड म्यूजिक, आई एम रेस्टिंग इन पीस इन दैट मोमेंट। तो ये मेरा थोड़ा सा ह्यूमर के साथ है। सो आई से आई लिव इन पीस सो दैट when my physical body chooses, so it can rest in peace. Means rest in peace के लिए मरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात कही आपने इप्शा, मरने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी स्टोरी थी ताराश्री फाउंडेशन की। ये ताराश्री फाउंडेशन है। और अभी आपने नाम का भी पूछा था, तो नाम की सिग्निफिकेंस ये है कि मेरी मदर का नाम तारा है, और उनके रहते, क्योंकि उनके माध्यम से हम सतरिक गए थे, तो उनका नाम हमने रखा। साथ में श्री नाम जो है वो श्रीचंद भगवान जी, इनका नाम श्रीचंद है, तो इनके नाम में श्री हुआ। और एक चीज हम और आपको यहाँ पे दिखा दें, ये आप देखिए, इस नाम में भी श्री है, श्री औरबिंदो जी, श्री औरबिंदो और श्री माँ। सो ये चारों इंक्लूडेड हैं इस नाम में, ताराश्री फाउंडेशन में। और इसको रजिस्टर हमने किया दी मदर श्री माँ के बर्थडे के दिन, दैट इज 21 फरवरी। अब 21 फरवरी को हम लोग 3 साल पूरे करेंगे। जो लोग इस प्रोग्राम को सुनेंगे, दे आर ऑल इनवाइटेड। 21 फरवरी को आइए, सैटरडे है, सतरिक में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, मिल करके कुछ खुशियां बांटेंगे। और हो सकता है आप किसी तरह से जुड़ना चाहें तो फिर जुड़ने का भी मौका मिलेगा आपको। इसमें ईमेल आईडी भी हम लोग दे देंगे। अगर आप ताराश्री फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप मेल करके डायरेक्ट मैम से भी बात कर सकते हैं। इप्शा, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि हमारा पूरा वॉलंटियर रन ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हम लोग करीब लखनऊ बेस्ड करीब 30 लोग हैं, और मेरी यंगेस्ट वॉलंटियर 15 इयर्स की हैं और ओल्डेस्ट 74 इयर्स। तो ये प्रोफाइल है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, स्टूडेंट है, यंग वर्किंग प्रोफेशनल है, और इतने सारे हमारे इंटरवेंशन है कि कुछ ना कुछ सभी के लिए इसमें क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर आप वॉलंटियरिंग करना चाहें, महीने में 1 दिन, महीने में 2 घंटा रिमोटली करना चाहते हैं, सो यू आर वेलकम। जब इप्शा जी देंगी कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप उस पर संपर्क करिएगा। विल बी हैप्पी टू एसोसिएट। मैम, कुछ और अगर हमसे छूट गया हो तो आप चाहते हैं कि लास्ट में ऐड ऑन करने के लिए इसमें? सो 2 चीजें हैं बुक से रिलेटेड। पहली तो एक ये है, ये टिपिकल बुक नहीं है, लेकिन ये एक क्यूरेशन है जो कि अब बुक की फॉर्म में अवेलेबल है। और ये जब हम ग्रेटर नोएडा रहते थे, तो हमने अपने जिस घर में रहते थे वहां पे एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसा हम आपको बता रहे थे कि हम एक यायावर की जिंदगी जीते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत ज्यादा, तो अपने एक स्पेस में कम रह पाते थे। तो हमें लगता था कि लोग हमें इतना होस्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में और अलग अलग सिटीज में, हम लोगों के घरों में रह रहे हैं, एंड आई एम ट्रीटेड सो वेल, सो क्यों ना हम अपने घर सबको बुलाएं। सो 20
18 में हम 15 दिन हमें अपने घर में होना था. There was something that I knew that I will be staying in this place. तो हमने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को एक मैसेज भेज दिया कि जो लोग भी आना चाहते हैं, उस समय दिल्ली एनसीआर के लिए था, बाकी तो बाद में बढ़ गया, आप प्लीज आइए और हम अपनी वॉल्स ओपन कर रहे हैं, आप वॉल्स पे कुछ भी लिखिए या ड्रॉ करिए, जो आपकी मर्जी हो. सो हमने पेंट्स रख दिए, कलर्स रख दिए, ब्रश रख दिए, और लोग आए. और आप सोचिए, जो हमने शुरू करी थी 2018 में, वो चला 5 साल. जो हमने सोचा था 10 दिन में खत्म हो जाएगा, वही जो कह रहे हैं ना कि when it is over, it is over, when it is not over, it is not over. ये 5 साल तक चला. ये हम इसको प्रोजेक्ट तो नहीं कहते, मेरा फन वेंचर है. और 76 लोगों ने मेरी वॉल्स पे लिखा या ड्राइंग बनाई, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स एंड माय लिटिल नीस सुहानी. एंड 7 लैंग्वेजेस on my walls, जिसमें दारी है, स्पेनिश है, जापानीज है, फ्रेंच है, संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है. तो ऐसा करके 76 है. फिर मेरे किसी वॉलंटियर्स ने कहा कि इसको क्यों ना हम लोगों का एक्सपीरियंस कैप्चर करें, कि उनको कैसा महसूस हुआ ये करने में, और उसको एक बुकलेट की फॉर्म में बना दें. तो फिर लास्ट ईयर ये बनाई बुकलेट जैसी, वॉल्स दैट स्पीक. तो ये बाकी 2 बुक्स हम प्रॉपर लिख रहे हैं, होपफुली 2026 में कंप्लीट हो जानी चाहिए. पहली बुक हमारी लाइफ की स्टोरीज है, जो कि स्टोरीज हमें बहुत लोगों ने इंस्पायर किया लाइफ में. तो उससे रिलेटेड स्टोरीज हैं, कंपैशन की स्टोरीज हैं, विसिल ब्लोइंग की स्टोरीज हैं, रेजिलियंस की स्टोरीज हैं, करेज की स्टोरीज हैं, कि सब कुछ एडवर्स होते हुए भी कैसे, अगर आप ट्रुथ को फॉलो कर रहे हो और आपका भगवान पे विश्वास है, कोई भी भगवान हो आपका विश्वास है, तो आप कैसे आप सेल थ्रू कर सकते हो. कुछ भी नहीं होगा आपको, बाल बांका भी नहीं होगा, यू विल कम आउट एज ए विनर. सो मेरा एक बार नहीं, आई थिंक 15 बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए. विद एवरी एक्सपीरियंसेस इट बिकेम स्ट्रॉन्गर. सो वो सारी स्टोरीज कैप्चर करी हैं. तो वो एक वो है बुक. दूसरी ग्रेटिट्यूड पे लिखा है, जो हमने बताया, न्यूरो साइंस और एक्टिविटीज ऐसे करके. मैम, हम लोग को इंतजार रहेगा ये दोनों बुक्स का, और प्लस मैं तो ये भी पढ़ना चाहूंगी. दिस विल बी योर गिफ्ट टुडे. थैंक यू सो मच. तो आने का मेरा एक गिफ्ट मुझे मिला. और नेक्स्ट जब भी मैम हम लोग जैसे हम लोग ने आज तय किया है कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस मैम रहे हैं, उसको हम पॉडकास्ट के थ्रू मैम के साथ डिस्कस करते रहेंगे और आप लोग के साथ में भी शेयर करते रहेंगे. आज हमारा एक ये इंट्रोडक्टरी सेशन था कि क्या क्या जर्नी रही और उस जर्नी में कौन कौन से कदम थे जो उन्होंने तय किए. बट उसमें डीपली मैं बात करना चाहूंगी आपसे कि हर उसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करें. अगर आपको पसंद आया हो या आप कुछ स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं, तो ईमेल एड्रेस जो इसमें दिया हुआ है उसमें भी दे सकते हैं, और प्लस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं. और फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको एक सीरीज की तरह से. हर एक टॉपिक पे डीपर बात कर सकते हैं, जिससे कि अगर किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिलता है या बेनिफिट होता है, दैट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. ट्रू मैम, बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू ऑडियंस.